प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे साथ एक वृहद पैनल और साथ में थोड़ी देर में जुड़ेंगे श्री रंजय त्रिपाठी जी। आप सबको जानते ही हैं, अवनीश पेन शर्मा जी, पुष्कर अवस्थी जी, बाबा रामदास जी। सर, सबको प्रणाम, जय श्री राम। दशहरे राम की राम। सबको ही शुभकामनाएं। तो दर्शकों, आज का जो हमारा विषय है वो है, देखिए, हरियाणा चुनाव हुआ, उसका असर पे भी बात हो रही है। महाराष्ट्र का होने वाला है। कांग्रेस में सिर्फ फटोवल भी चल रही है, आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस के जो पालतू पत्रकार हैं वो लोग भी लगा रहे हैं और बड़े घृणित तरीके से लगा रहे हैं, और भाजपा जोर से मस्त होकर तमाशा देख रही है। और जाहिर सी बात है भाई, भाजपा की भी हार होती है, पर ऐसी सिर फटोवल या ऐसे लोकसभा में जो हुआ, आरोप प्रत्यारोप ऐसे नहीं लगे जैसे कांग्रेस में ने इस बार हरियाणा में एक दूसरे के पर लगाए हैं। तो सबसे पहले मैं बाबा रामदास जी से जानना चाहूंगा, बाबा जी, करंट सिचुएशन क्या है कांग्रेस की हरियाणा में? क्या चल रहा है आपस में? और क्या कुछ भविष्य बचा है हरियाणा में कांग्रेस का? क्योंकि हुड्डा जीत का तो ये आखिरी पारी थी, अब क्या होगा वहां पर? जी, और इस बात से हम चर्चा शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं वेणुगोपाल जी के लिए जो कल मैंने जो शब्द कहे थे उसके लिए माफी मांगता हूं सर। वेणुगोपाल ने ऐसा कोई जो है वो उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। वेणुगोपाल तो सिर्फ सप्लायर हैं। और वो जो बता रहे थे ना कि कास्टिंग काउच वाले जो आरोप लग रहे थे उसमें सर वेणुगोपाल एकदम बेदाग है। वेणुगोपाल ने ऐसा कोई कुछ गड़बड़ नहीं किया है। कास्टिंग काउच ऊपर से हुआ है। और कांग्रेस की एक नेत्री ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस में टिकट चमड़ी और दमड़ी से मिलते हैं। तो सर अभी जो लेटेस्ट समाचार आए हैं और जो हरियाणा में जो चर्चाएं चल रही हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं कि अब राहुल गांधी के ऑफिस से चमड़ी का फेवर लेकर जो है सिफारिशें की गई हैं कि फलनवा को टिकट दे दो, ढिकनवा को टिकट दे दो। और हुड्डा साहब एकदम जो है प्रतिबद्ध थे विजय के लिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम ऐसे किसी को नहीं देंगे और ये सब नहीं चलेगा। और उन्होंने जो है बल्लभगढ़ की सीट पर जो है राहुल गांधी कैंडिडेट के सामने बागी कैंडिडेट खड़ा किया। इसके अलावा ऐसे जितने भी 17 ठो कैंडिडेट थे जो कि राहुल कैंप ने हुड्डा को दरकिनार करते हुए जो है जबरदस्ती टिकट बांटा था। 17 ठो, 17 की 17 सीटों पर हुड्डा साहब ने बागी कैंडिडेट लड़वाए हैं और सबको हरवा दिया एक और। तो अब जो जूतम तैजार हुई है वहां पे, तो वहां पे एक समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा बैठक पे में न तो सुरजेवाला को बुलाया गया, न उसको शैलजा को बुलाया गया है और न खुद हुड्डा को बुलाया गया। तीनों को नहीं बुलाया गया। तो लोगों कांग्रेस में वहां चर्चा चल रही कि भैया, जब इन तीनों को ही नहीं बुलाना है तो फिर काहे की समीक्षा कर रहे हो, काहे टाइम वेस्ट कर रहे हो? सर इस वक्त कांग्रेस पूरी तरह किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई है और कांग्रेस लीडरशिप को समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम करें क्या। जाट बहुत ज्यादा निराश हैं हरियाणा के और सबसे ज्यादा निराश हैं हुड्डा साहब से। जाटों को ऐसा लगता है कि हुड्डा साहब की गलती से ये हम चुनाव हारे हैं और जाटों में चिंता उनको ये नहीं है कि हम चुनाव हार गए ना, चिंता उनको इस बात की है कि विपक्षी खेमे ने या 35 जातियों को हमको हमेशा सत्ता से दूर रखने का फॉर्मूला मिल गया। वो जो फॉर्मूला लीक हो गया ना, उससे चिंतित है। और ये फॉर्मूला
हुड्डा की वजह से लीक हुआ है। और लोगों को लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी के सामने 35 जाति की जो पोलराइजेशन है वो काम नहीं करेगी। और सर वो पूरे कयास ध्वस्त हो गए और अभूतपूर्व पोलराइजेशन हुआ। और जो जाट पोलराइजेशन था उसको हुड्डा ने खुद खराब कर दिया बागी खड़े करके। तो आज सर स्थिति यह है कि कांग्रेस वहां कम से कम 3 टुकड़ों में बंटने को तैयार है। पर यह तो कांग्रेस का है। कांग्रेस का समर्थक जो जाट वोट है वो अब विचार कर रहा है कि अब आगे हमको कहां जाना है। क्या चौटाला परिवार को, इनेलो को रिवाइव करना है, क्या करना है? कुछ लोग कह रहे हैं हमको भाजपा में जाना है। अभी डाटा इकट्ठे किए जा रहे हैं कि भाजपा को कुल जाट कितना वोट मिला है। तो सर ये अगले 15 दिनों में स्थिति क्लियर होगी कि जाट वोट अब किधर शिफ्ट होता है, किधर ड्रिफ्ट होता है। फिलहाल तो आत्ममंथन की स्थिति है और बहुत से लोग तो एकदम सदमे में है, सदमे से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। जी ठीक। तो ये बड़ी अच्छी जानकारी दी आपने कि कांग्रेस का ये हाल चल रहा है फिलहाल। और जैसे 2024 में जून के जो नतीजे आए थे 4 जून को लोकसभा के, तो राहुल गांधी का एक वक्तव्य आया कि हमने मोदी जी को जो है एकदम साइकोलॉजिकल शॉक दे दिया, पता नहीं क्या कर दिया, मैंने तोड़ दिया है, फोड़ दिया है दिमाग, मतलब मनोबल उनका। अब दिख रहा है कि राहुल गांधी जिस प्रकार से हरियाणा चुनाव के रिजल्ट के बाद नहीं दिख रहे हैं, लग रहा है स्वयं खुद डिप्रेशन, शॉक है, इस प्रकार की किसी अवस्था में चले गए हैं। और जैसा आप बता रहे हैं कि उनके ही कैंडिडेट के खिलाफ भी बागी खड़े किए गए और कैंडिडेट जो है चौथा पांचवा आया है, तो पता नहीं क्या हो रहा होगा अंदरूनी, बहुत सारी कवायदे हो रही होंगी। जीत सब कुछ ढक देती, पर हार ने सब कुछ उजागर कर दिया है। अवनीश सर, मैं आपके पास आता हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि ये बड़ा इतना शॉक अगर किसी को लगता है, बाबा जी ने बताया कि पूरी तरह शॉक में है और हम लोग खुलेआम देख रहे हैं क्या हो रहा है। पत्रकार भी परेशान है, इनके कांग्रेसी कह रहे क्या कर दिया, सबको एक दूसरे को जूतम पैजार हो रही है। कल ललन टॉप पे भी देखा मैंने, आदेश रावल तो कहीं आ ही नहीं रहा और परेशान हो रखा है वो। तो पूरी जो जमात है वो विक्षिप्त होके पड़ी हुई है। अजीत अंजुम कह रहे हैं अब हम जा रहे हैं हिमालय, कुछ बचा नहीं है यहाँ पे। तो अवनी सर, ऐसा भाई एक सत्ता में ही तो आना था, एक सरकार ही तो बननी थी, या बात कुछ और है कांग्रेस के दिमाग में जो सत्ता में आने के बाद होती, जिसकी लगातार चर्चा भी हो रही है कि दिल्ली पे कब्जा करने की जो कवायद थी या एक पैसे की कमी है, जो भी जिस पे तरीके से। तो ये जो कांग्रेस का भविष्य है, कांग्रेस की मनोदशा, कांग्रेस की थॉट प्रोसेस से ही तो बनेगा ना। तो इनकी थॉट प्रोसेस में ऐसा क्या था कि हार गए तो बहुत ज्यादा तकलीफ में? इतना तो हमने आज तक किसी क्या कहते हैं राजनीतिक पार्टी को, अखिलेश यादव को इतना विक्षिप्त नहीं देखा है जितना कांग्रेसी हरियाणा के हार के बाद हो रखे हैं। ऐसा क्या इनकी इच्छा रही होगी जो पूरी नहीं हुई है? अवनीश सर। संदीप जी, हरियाणा चुनाव नतीजे आने के तुरंत बाद से जिस रूप में हरियाणा के रिजल्ट को मैंने देखा, मैं अपनी बात वही वापस दोहराता हूं। हरियाणा केवल एक विधानसभा का चुनाव नहीं था, ये मैंने नतीजे आने के समय से ही कहना शुरू किया। वहां केवल एक पार्टी सत्ता में आ जाएगी, बीजेपी चली जाएगी, कांग्रेस आ जाएगी, एक नया मुख्यमंत्री आ जाएगा, एक नई विधानसभा बन जाएगी। हरियाणा का चुनाव सिर्फ इतने भर का चुनाव नहीं था। उसका एक पक्ष जो शुरुआती हम लोगों ने कहा कि हरियाणा ने देश बचा लिया, दिल्ली बचा लिया, बांग्लादेश मॉडल देश में दोहराने वाली बात कर ली, वो इसका एक पक्ष था, जो कि इस देश में जो अराजक स्थिति पैदा करने का एक प्लान था, जिस पर बहुत सारी बात हो चुकी है। इसका अब राजनीतिक महत्व क्या है, और खास तौर से कांग्रेस पार्टी के लिए राजनीतिक महत्व क्या है? देखिए, हरियाणा ने सिर्फ कांग्रेस पार्टी को एक मैसेज नहीं दिया है, उसने इस देश में 2 पार्टी सिस्टम, 2 राष्ट्रीय पार्टियां, इसका भविष्य कैसा है और कहां वो वापस कितना मैच्योर हुआ है, जो कि इस देश में पहली बार होने जा रहा है। बहुत सारे लोग कहेंगे साहब ऐसा कैसे, पहली बार कैसे होने जा रहा है? इससे पहले कांग्रेस रही है, लेकिन उसके सामने कौन सी राष्ट्रीय पार्टी कभी रही है? कभी कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने बनने के बाद से ही
उस विकल्प के रूप में कांग्रेस के सामने राष्ट्रीय आई, लेकिन धीरे धीरे उसका राष्ट्रीय स्वरूप बनना शुरू हुआ। यह अलग बात है कि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, अटल जी के समय सत्ता में आई है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी के रूप में नहीं, लार्जेस्ट पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में आई। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने वो मुकाम हासिल किया कि जहां वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी से निकल के अपने दम पर बहुमत पाने वाली पार्टी रही। 2019 में भी यही चीज रही। कहीं से कोई आवाज आ रही है, अगर म्यूट हो जाए तो बेहतर हो। बहरहाल अब देखिए, हरियाणा चुनाव ने एक ऐसा संदेश दिया है कि जहां यह साफ हो जाता है कि दो राष्ट्रीय पार्टियां, इन्हीं का राजनीतिक भविष्य कम से कम अब भारत में होने जा रहा है। कैसे? हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां शुरू से ही, जब कांग्रेस अकेले सिंगल पार्टी थी, नेशनल पार्टी थी, उसका स्ट्रांग होल्ड था पूरे भारत में, तब भी हरियाणा की राजनीति में क्षेत्रीय दल वो शुरू से प्रभावी रहे। भजन लाल थे तो उनके सामने देवीलाल थे, और अब पीछे जो बीता है विधानसभा, उस तक भी आप देख लीजिए तो क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व हरियाणा में रहा है। आज उत्तर प्रदेश और बिहार में क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व की बात की जाती है, लेकिन हरियाणा की हिस्ट्री इससे बहुत पुरानी है और संभवतः भारत में पहली, अगर साउथ को छोड़ दें आप। इस चुनाव ने हरियाणा की तमाम क्षेत्रीय पार्टियां, और जैसा कि बाबा जी कहते हैं, और हरियाणा में जो डोमिनेंस रहा है एक जाति वर्ग का, जाटों का, उनकी जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां थी वो खत्म हो गई। उनको झटका नहीं लगा, खत्म हो गई, समाप्त। अब उनका वोट कांग्रेस को चला गया, उनका वोट भारतीय जनता पार्टी को चला गया, किसी एक को नहीं गया। क्योंकि अगर आप विधानसभा नतीजे देखिए तो केवल 4.5% वोट का डिफरेंस है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन जब 1 to 1 इलेक्शन होता है तो 4.5%, 5% वोट स्विंग अगर किसी एक पार्टी के फेवर में चला जाता है तो यह पर्याप्त है कि उसकी सरकार बन जाए या किसकी सरकार नहीं बने। यही हुआ है हरियाणा में। यहां से कांग्रेस पार्टी को क्या झटका लगा है? कांग्रेस पार्टी को झटका यह लगा है कि वो जब अपने पराभव, जो 2014 के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा के उदय के बाद जो पराभव कांग्रेस पार्टी में आया, और जिसका सबूत है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश, जहां वो 80 में 80 सीटें लड़ती थी, वहां 17 सीटों पर चुनाव लड़ी लोकसभा का। आप जम्मू कश्मीर में देखिए वो कितनी सीटों पर, यानी हर जगह वो छोटे एलआई के रूप में आ रही। उसने एक प्रयास किया था कि 2014 के बाद जो उसका साइज छोटा हुआ है, औकात उसकी राजनीतिक छोटी हुई है, उसको वो क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर और अपने आप को सर्वाइवल वाली स्टेज में ला रही थी। उस पर बहुत बड़ा डेंट आ गया है, उस पर बहुत बड़ा संकट आ गया। अब इसका असर हरियाणा का चुनाव हो चुका। हरियाणा के चुनाव के बाद अब जो सामने चुनाव है महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि साहब वहां तो कोई क्षेत्रीय दल है नहीं, तो साहब शिवसेना क्या है? और एनसीपी को अगर कोई राष्ट्रीय दल मानता हो तो आज तक के इतिहास में शरद पवार को इतना बड़ा चाणक्य, इतना बड़ा क्षत्रप कहा जाता है, लेकिन उनकी एनसीपी ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कब कितनी सीटें ली हैं, जरा इन आंकड़ों को देख लीजिए। अपने दम पर सरकार बनाना तो छोड़ दीजिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं निकल के आई कभी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है हरियाणा के रिजल्ट से। मैं जो देखता हूं कि राष्ट्रीय पार्टियों, यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो अपने राष्ट्रीय पार्टी के वजूद को कम से कम होते हुए देख रही है, वो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ जिस अपने सर्वाइवल वाले मोड में है, वो महाराष्ट्र में बड़ा रोचक होगा देखना कि वहां क्षेत्रीय पार्टियां, और देख लीजिए महाराष्ट्र में कितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस का साथ ही क्षेत्रीय पार्टियां हैं संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। वहां अजित पवार का गुट है, वहां पर शिंदे गुट है, उधर उद्धव है, उधर एनसीपी है। तो ये एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय राजनीति पर हरियाणा के चुनाव ने एक मॉडल पेश किया है, और अब देखना है कि यहां से कहां। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में अचानक सारी जो क्षेत्रीय दल हैं हरियाणा के तर्ज पर खत्म हो जाएंगे, नहीं,
लेकिन ये कितना आगे बढ़ेगा, क्योंकि हरियाणा में भी अचानक नहीं खत्म हो गए, पिछले चुनाव में कम हुए, उसके बाद अब 10 साल खत्म हो लगे। गए। तो जी। ये सारी चीज एक बड़ा, मैं देख रहा हूं ये परिवर्तन कि राष्ट्रीय राजनीति में आ रहा है। अब ये हरियाणा से निकल के महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से निकल के आगे कहां तक बढ़ेगा, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अच्छा साबित होने जा रहा है भविष्य में। इसमें 1 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, ये बात अलग है। जी, बड़ी अच्छी बात बताई आपने। महाराष्ट्र में और भी क्षेत्रीय की भी क्षेत्रीय पार्टी है, प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी है, हैदराबाद से वो ऐसे भी चले आते हैं अपना कुछ क्षेत्र में, औरंगाबाद साइड में कुछ सीटों पे लड़ने के लिए, और वो पार्टी सहित आते हैं, निर्दलीय नहीं आते। तो ये भी एक बात है। दूसरा, आपने कहा कि देश स्तर पर जो है एक हम देख रहे हैं 2 पार्टी सिस्टम। तो राहुल गांधी की भी कोशिश यही थी कि जितनी क्षेत्रीय पार्टी मुस्लिम वोट बैंक भरोसे हैं, जो उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा, जिसको कि हेमंत बिश्व शर्मा ने मियाँ जोड़ो यात्रा कहा था, वही दिख भी रहा है कि मुस्लिमों को कंसोलिडेट करने की राहुल गांधी की पूरी कोशिश है। और क्षेत्रीय पार्टियों का अब संघर्ष राहुल गांधी से है कि हमारा मुस्लिम वोट बैंक मत छीनो, चाहे वो गठबंधन बना के, जैसे अखिलेश यादव जी पे मजबूरी रही 2024 में, 4 जून में पिताजी नहीं चाहते थे, पिताजी ने 10 बार समझाया कि बेटा इसके साथ गठबंधन मत करो, उसको घर मत दिखाओ, लेकिन अखिलेश यादव जी ने अब उनको अपना घर दिखा दिया है। और राहुल गांधी का भी पूरा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश की मुस्लिम वोट बैंक छिटक के कांग्रेस की तरफ चली जाए। उपचुनाव में या विधानसभा चुनाव में देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक के आगे दोनों मजबूर हो जाएंगे, यह तय है। और मेरे ख्याल से देश का भविष्य की राजनीति जो है, मैं पुष्कर दा के पास आऊंगा और इसी बात को, कि देश का भविष्य जिसपे बात हो रही है कि राजनीति दो तरफा हो रही है, दो फाड़ हो रही है। दादा, ये कब दो फाड़ नहीं थी? हिंदू मुस्लिम ही तो था क्या? 1947 से यही था। 47 में इसी बात पे 46 में चुनाव हुआ मुस्लिम लीग कांग्रेस का, कि देश में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। उसके बाद जितनी सरकारें बनी, देश या प्रदेश, और नेहरू की ही ये जो बीज डाला था, वही दिखा हमें जहरीला फल विषबेल, कि सारी पार्टियां जो है मुस्लिम वोट बैंक को सदैव साधी रही और कुछ जातियों को साधी रही। यह जो कांग्रेस की जो प्रक्रिया थी, यही हमको सारी पार्टियों में दिखा, भाजपा छोड़ के, जनसंघ और भाजपा को छोड़कर। तो सदैव से ही तो मुसलमान ही तो चाहे पर्दे के पीछे से चाहे पर्दे के आगे से रूल तो वही कर रहा था, और नीतियां तो उसी की फॉलो हो रही थी, वक्फ बोर्ड उसी के बन रहे थे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसी पे आ रहा था, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वही उसी को, माइनॉरिटी कमीशन उसी, मैक्सिमम बेनिफिट्स वो ले रहा था। बाकी काम जो हो रहा है, सड़क बन रही है, बिजली हो रहा है, जो बेसिक काम हो रहे हैं वो तो हो ही रहे थे। तो क्या भविष्य में आप यह भारत का जो आप कहते हैं प्रारब्ध है, तो क्या हरियाणा का चुनाव जो जीता गया है, जिसको आनंद राजाध्यक्ष जी ने कहा कि पानीपत का चौथा युद्ध था, जिसमें इस बार हिंदू जीता है, तो आप इसको ऐसे भी देखते हैं क्या? क्योंकि यह क्लियर है कि यह 2 वे डिवाइड है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, बिकॉज मुस्लिम्स अगेन उस पॉपुलेशन पे आ गए हैं जहां पे वो अपने लिए डिमांड्स बढ़ाते जा रहे हैं। पुष्कर दा। देखिए, 1947 के बाद जो भारत में राजनीति हुई, वो हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं हुई थी। वहां पर जो है नेहरू ने एक मॉडल पेश किया, जिसको कि अंग्रेजों का दिया हुआ मॉडल था, सेक्युलरिज्म जिसको कहते हैं। और सेक्युलरिज्म का ही जो है ताना बाना को लेकर सन 2000 तक राजनीति ऐसे ही होती थी। हम जिस तरीके से आज खुल के बात कर रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक की बात कर रहे हैं, मुस्लिम राजनीति की बात कर रहे हैं, ये जो है पिछले 3 दशकों में जो है मुस्लिम तुष्टिकरण कहा जाता रहा। लेकिन आज की तारीख में 2024 में मुस्लिम तुष्टिकरण शब्द गायब हो चुका है भारत की राजनीति से। तो इसलिए जो है बड़ा स्वरूप बदल चुका है। ये पहले भी था, सब कुछ था, लेकिन उस वक्त जो है स्थिति ऐसी थी कि उस वक्त जो है कमान जो थी, लगाम जो थी, मुस्लिम वोट बैंक की लगाम जो थी, या तो जो है कांग्रेस के हाथ में थी, और शनै शनै 1990 के आते आते जो है क्षेत्रीय दलों में के हाथों में चली गई और कांग्रेस अपने हाशिए से अलग हो। लेकिन 2024 में एक नया रिवाइवल देखा गया। एक डेलिबरेट मूव था पिछले 2-3 साल से कांग्रेस, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का, कि जो वोट बैंक उससे 20-30 साल पहले छटक गया था, उसको लेके आना है। और उसके लिए उन्होंने कांग्रेस का मुस्लिम लीगीकरण करने से कोई परहेज नहीं रखा।
सबसे पहले धमाका कांग्रेस ने किया, जिसने जो है बिना किसी दुराव के, छिपाव के, बिना किसी पर्दे के, बिना किसी हिजाब के, वो मुस्लिम वोट बैंक की पार्टी है, मुस्लिम हित के रक्षा करने वाली पार्टी है, उसको वो सामने लेके आया, उसने मुंह नहीं चढ़ाया। जबकि भारतीय जनता पार्टी जो है तमाम होने के बाद 2014 में, फिर 2019 में जीतने के बाद भी उस दम्भ से कभी नहीं कह पाई कि वो जो है हिंदुओं की पार्टी है या हिंदुओं के हितों की रक्षा करने वाली पार्टी। उससे बचती रही, उसके नेता बोलते रहे छुट भैया। लेकिन जब मैं कहता हूं किसी भी दल का जो केंद्रीय नेतृत्व होता है उसको बोलना होता है, उसको काम करते हुए सिर्फ प्रतीकों से काम नहीं चलता। तो ये बड़ा अंतर था। 2024 में ये सिद्ध हुआ, मुस्लिम वोट बैंक ने उसकी ध्वनि, उसकी स्पंदन को क्षेत्रीय दलों ने समझा और सबने जो है मन मार के कांग्रेस से 2024 में गठबंधन किया। उसमें जो है डिक्टेटिंग टर्म कांग्रेस के थे, लोकसभा की बात कर रहा हूं। इसलिए हरियाणा चुनाव जो है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण के परिणाम, रादर जो मैं कहूंगा वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव के जो 4 जून को परिणाम आए थे, यदि उसका ध्वनिकरण यदि हरियाणा से नहीं हुआ है तो इसका अर्थ ये हो गया है कि जिस दम्भ से, जिस मैं कहूंगा जिस बेबाकी से कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक को लेके चल रही थी और कह रही थी, उसके अगेंस्ट पोलराइजेशन हुआ है। हरियाणा में इसको आप जाट और 35 जात वाला कहने, वो एक माइक्रोस्कोपिक व्यू होगा, मैं समझता हूं, क्योंकि जो है ये इससे बियॉन्ड का, यदि सिर्फ इतना ही सिंपल होता जाट वर्सेस नॉन जाट का मामला, तो फिर जो है मैं समझता हूं फिर उसके बाद तब भी कांग्रेस बीजेपी को इतनी सीटें नहीं आनी चाहिए, तब भी नहीं आनी चाहिए, जो कि हकीकत दिख रही थी उसके अंदर। ये इसका टॉप अप है। इसका असर ये हुआ है कि आज जो है हरियाणा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का की भाषा बदली, चुनाव के दौरान बदली थी। जो एक उत्तर प्रदेश से योगी महाराज ने जो बात कही, उसका जो है स्पंदन हुआ, उस बात को कहा गया। हाँ, लेकिन बड़े ही कहूंगा उसको, बड़े ही विस्तार से सेम बात कही गई, शब्दों का प्रयोग दूसरी तरीके से किया गया। उसके जब परिणाम आ गए हैं तो अब निश्चित रूप से जो है बिल्कुल पहली बार 1947 के बाद जो भी चुनाव हुए, ये पहला चुनाव है कि जिसके परिणाम ने ये परिलक्षित कर दिया है कि एक जो वोटर है वो जिसपे कि मुसलमान वोट बैंक की छाप है, और एक वोटर वो है जो कि जो है इसके विरुद्ध लामबंद हो रहा है। ये जो है उसको आप हिंदू वोट कह सकते हैं। इसको समझने का एक और तरीका है, वो तरीका ये है कि हमने पहली बार ये देखा है आज जो है इस पर हरियाणा परिणाम के बाद कि हम एक कोहेसिवनेस देख रहे हैं। बहुत कम समय में जो बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, जो बराबर योगी महाराज कहते रहे या जो अन्य नेता कहते रहे, उसके साथ तीसरा जो है स्वर जुड़ा है। दशहरा में जो उद्बोधन किया है भागवत जी ने, उसको और विस्तार दिया है। तो ये समझ में आता है ये सिंक्रोनाइजेशन है, क्योंकि मुझे पहली बार खुशी हुई इस सिंक्रोनाइजेशन को देख के कि पहली बार जो मैं बात बार बार कहता था कि मुझे पहला बार पता लगा, ये समझ में आया कि मेरे नेतृत्व को मालूम है कि आगे क्या होने जा रहा है। यदि भागवत जी का कल उद्बोधन सुने तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो आने वाला समय है बहुत बुरा आने वाला समय है। साथ में ये भी कहा उन्होंने कि ठीक है, समाज को जो है अपना संगठित होना है, अपनी रक्षा के लिए सरकार करेगी, आएगी आपके पास, लेकिन तब तक आपको सांस लेनी है, क्योंकि उसमें समय लगेगा। कुछ जगह बहुत जल्दी आपके पास सहायता पहुंचेगी, कहीं देर से पहुंचेगी। तो ये जो है स्पष्ट बता देता है आपको कि वे थिंकिंग क्या। तो इसलिए महाराष्ट्र में जब आप आते हैं
तो महाराष्ट्र में आप ये देखिएगा इस चुनाव में, मुझको जो सबसे देखना है कि क्या मुस्लिम वोट बैंक वो डिक्टेट करेगा कि कांग्रेस कहां तक दबे, या जो और अन्य क्षेत्रीय दल हैं दबे। क्योंकि ये पहला चुनाव होगा जिसमें सीट का निर्धारण क्षेत्रीय दल नहीं करेगा, कांग्रेस नहीं करेगी, मुस्लिम वोट बैंक करेगा। और आप देखिएगा इसके अंदर कि ये जो है एक हकीकत होने वाली है। और जब विश्लेषण, जब आप सीटें बटेंगी तो आप पाएंगे कि पूरा पूरा जो चक्र जो है घूम रहा है वो मुस्लिम वोट बैंक का। और ये पहली बार आप जो है राज्य के चुनाव में, क्षेत्रीय चुनाव में लगाम मुस्लिम वोट बैंक के हाथ में देखेंगे कि कौन कितनी सीट लड़े। जी जी, ये एक बड़ी बात आपने कही। और जैसा आपने दो बातें कही कि मुस्लिम वोट बैंक अब सामने खुलकर आके कंट्रोलिंग पोजीशन में है और कंट्रोल कर भी लेगा, क्योंकि जितना जो मुस्लिम वोट बैंक समर्थित जितने नेता होते हैं वो सब बड़े वीक कैरेक्टर के होते हैं। उनका सारा जोर हिंदुओं पे ही चलता है। मुसलमान के सामने, जैसे बाबा जी कहते हैं, वो तेल चटाई लेकर लेट जाते हैं, तो उसमें कोई शंका नहीं है। वो सारे के सारे वैसे ही, चाहे शरद पवार हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे अजीत पवार भी खैर उसी फैक्शन से आते हैं। बाबा सिद्दीकी की जो कल असमय मृत्यु हुई है, वो बाबा सिद्दीकी इस समय अनफॉर्चुनेटली एमबीए में ही थे, मतलब सरकार में ही थे भाजपा वाली, सिर्फ अजीत पवार के होने के कारण। खैर अलग मैटर है वो। तो ये लोग जितने हैं, चाहे उद्धव ठाकरे पूरी तरह लेट चुके हैं वहां पर, यहाँ अखिलेश यादव जी, तो इस तरीके से लोग विशुद्ध रूप से स्वयं को समर्पित कर देते हैं मुस्लिम वोट बैंक के सामने सदैव। और खासकर जब सत्ता में रहते हैं तब तो पूरी तरीके से उन्हीं की डिक्टेशन चलती है। खैर रंजन सर, मैं आपके पास आता हूँ। और मैं, जैसे अभी पुष्कर दा ने कहा कि आज एक समन्वय भी देख रहे हैं वो संघ में, मोदी जी में, योगी जी में। तो योगी जी का एक कथन है जिसको अब सब लोग आत्मसात कर रहे हैं। तो मुझे कभी खुशी कभी गम की थोड़ी याद आ गई कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान में फाइट हो गई, सालों अलग रहे, लेकिन जो घर का छोटा बेटा है या जो घर का जिम्मेदार बच्चा था वो उन दोनों लोग को साथ लेके आया और अपने सही शब्दों का प्रयोग करके। तो मुझे लगता है कि कहीं एक घर का जो छोटा जिम्मेदार व्यक्तित्व होता है वह ये कार्य कर सकता है, उसकी सब सुनते हैं। तो योगी जी का वो फैक्टर दिख रहा है कोऑर्डिनेशन में। अनंजय सर, मैं आपके पास आता हूँ। आप पूरा देश घूम चुके हैं बहुत कायदे से, मतलब जमीन जमीन देखी है आपने, केरल की, बंगाल की, और खासकर उन इलाकों की जहां पर कोई जाना नहीं, कोई देखना पसंद नहीं करता है, और उन इलाकों को बहुत करीब से आपने बहुत पहले से देख रखा है। और जब दादा जो कह रहे हैं कि वो जो अभी आप पंजाब भी थे कुछ दिन पहले, आपने वहां को भी देखा, हरियाणा को भी देखा, हर जगह आपका आना जाना लगा रहता है काम के सिलसिले में। प्लस आपका अपना सोशल इंटरेक्शन जो रहता है वो अद्भुत रहता है। दर्शकों को मैं बता रहा हूँ कि अब जो रंजय जी कहेंगे वो इस आधार पे कहेंगे। सर, कांग्रेस अपनी जगह है, मुसलमान वोट बैंक अपनी जगह है, हिंदू वोट बैंक अपनी जगह है। आप संघ को भी आपने देखा, फरवरी में संघ वाले कह रहे थे इस बार मोदी जी को धूल चटा देंगे, सबक सिखा देंगे टाइप, वो भी आपके इंटरेक्शंस रहते हैं। तो हरियाणा चुनाव 4 जून 2024 और हरियाणा चुनाव का जो तिथि था रिजल्ट का 10 अक्टूबर, आपने क्या परिवर्तन देखा है इन 3 महीनों में और अब पिछले 3-4 दिनों में? आपका क्या एनालिसिस है उसको लेकर? हम लोग 4 जून 2024 और 8 अक्टूबर 2024 के बाद की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग, हमारे फेसबुक फ्रेंड भी हैं, तो अगर आप लोगों को ध्यान हो, 2019 चुनाव का जब परिणाम आया था उसके बाद तत्काल बाद में मैंने एक पोस्ट भी लिखी थी और हम लोगों ने आपसी डिस्कशन में भी मैंने कहा था कि कांग्रेस तो चुनाव लड़ नहीं रही है, कांग्रेस इज प्रिपेयरिंग फॉर 2034। आज भी कांग्रेस का 2024 का विजन नहीं है, 29 का भी नहीं है, 2024 का है। उसी सिलसिले में कांग्रेस काम कर रही है। ये जो कांग्रेस यहाँ पे हरियाणा में चुनाव हार रही है, कांग्रेस तेलंगाना में जीत रही है, कांग्रेस आगे महाराष्ट्र में क्या करने वाली है, क्या होने वाला है, ये सब अलग है। 2034 की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं कम्युनिस्ट गैंग में भी हैं, कुछ फ्रेंड्स कांग्रेस गैंग में भी हैं, हम लोगों का डिस्कशन होता रहता है। एक जिम्मेदार पद पे रहने वाले कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया, उन्हीं से बात हुई, उन्होंने मुझे बोला, जैसे मजाक बोलते हैं, अरे संगीत तुम क्या लड़ रहे हो, हम तो 2034 लड़ रहे हैं। उसका सीधा सा फार्मूला है कि भारत के 543 लोकसभा सीट में कोई भी ऐसी सीट नहीं है जिस सीट पे भाजपा जब चुनाव लड़ना चालू करती है तो सबसे पहले तो -10 से चालू करती है।
मीन्स कोई ना कोई सीट तो ऐसी है जहां पे 10% से नीचे तो मुस्लिम वोट है नहीं आज की डेट में। ठीक है, कहीं 7-8 भी हो सकता है, बट लेट अस से हम एक राउंड फिगर 10 लेते चलते हैं। 10% वोट तो आप पहले ही आपके हाथ में नहीं है। वो 10% वोट में उन लोगों ने चिन्हित किए हुए हैं वो सीट जहां पे 15% पॉपुलेशन है, जहां पे 20% पॉपुलेशन है, जहां पे 34 में आते आते पॉपुलेशन 25 to 30 हो जाएगी। तो उनका टारगेट जो है वो 2019 में सेट हुआ था कि बाय 2034 हमारे पास लगभग 170 ऐसी लोकसभा सीटें रहेंगी जिसमें वोट बैंक जो है वो क्लोज टू 20 और 25 के अंडर में रहेगा। हमें खाली 10%, क्योंकि 34% और 35% पे लोकसभा के चुनाव में आपको सीट मिल करके आप सरकार बनाते हो, तो वही कैलकुलेशन पे 2019 से चल रही है कांग्रेस। उसको उसका सीधा टारगेट 2034 है। कांग्रेस के अंदर के थिंक टैंक वो भी ये जानते हैं कि हम ये चुनाव शायद 2029 भी नहीं जीतने वाले हैं, कई चुनाव आएंगे जो हम नहीं जीतने वाले हैं। आप उनके बातों से, उनके जो बयान आते हैं, उनके जो स्टेटमेंट्स पब्लिक में ओपन में आते हैं, चाहे आप वो जयराम रमेश का बयान ले लीजिए, चाहे किसी भी का ले लीजिए, वो सीधे सीधे स्ट्रेट एक खाली वो वोट बैंक को ही एड्रेस करते हुए उनको परवाह नहीं पड़ती है कि वो बाकी जो अदर देन वोट बैंक की जो वोट है उसको क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि उनको ये अच्छी तरीके से मालूम है कि इसी देश में लाखों वीडियोस, लाखों व्यूज, लाखों चीजें, लाखों रिपोर्ट्स उपलब्ध हैं जिसने ये बताया कि 2013 में सोनिया गांधी की नेतृत्व वाली सरकार ने ये कानून पास किया था कि अगर कहीं पे कोई भी दंगा होता है तो उस दंगे का जिम्मेदार हिंदू होगा। इवन भाई मेजॉरिटी शब्द इस्तेमाल किया जाता है हिंदू के लिए, इवन जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में भी अगर कोई दंगा होता है जहां पे 97% माइनॉरिटी है और 3% मेजॉरिटी है, उस जगह पे भी दंगे होने में भी वो 3% वोट बैंक को ही जिम्मेदार माना जाएगा। इस देश की जनता को मालूम है कि ये कांग्रेस का ही लाया वोट वक्फ बैंक तमाम अमेंडमेंट्स रहे हैं जिसमें कि वो वक्फ बैंक जो है प्रयागराज के हाई कोर्ट में को अपना प्रॉपर्टी बता देता है, मुकेश अंबानी के मकान को अपना प्रॉपर्टी बता देता है, इवन सुप्रीम कोर्ट के परिसर को भी अपना प्रॉपर्टी बता देता है। ये प्रॉपर्टी जिसपे उंगली रख दो वो तुम्हारा वाली कहानी भी कांग्रेस ने ही वो ताकत दिया है। ये इस देश की हर जनता को मालूम है। को आप बैठ करके आप क्या लगता है कि ये जो कांग्रेस के जो पत्रकार दलाल बैठे हुए हैं, अजीत अंजुम, रवीश कुमार, संतोष देव, ये वो जिसको वो टाइगर, वो जिसको दो कौड़ी की शौर नहीं है किसी चीज की, ना पत्रकारिता की, ना एनालिसिस की, ना बोलने की, वो महाराष्ट्र का जिसको वो टाइगर बोलते हैं, मैंने तो आज तक उसको कभी ढंग की बात करते नहीं सुना। वो हो ये क्या इन लोगों को नहीं मालूम है कि ये कानून कांग्रेस सरकार लाई थी? सबको मालूम, दे ऑल नो। लेकिन उन लोगों को कांग्रेस को पता है कि जिनको ये पता है वो हमको वोट देंगे, क्योंकि वही वोट देने के, उन्हीं वोट की ताकत में उनको मालूम, उनको वो 10 चाहिए और ये 22 से 24। दे आर वर्किंग ऑन 2034। ये स्ट्रेट फार्मूला मैंने 2019 में मैं इधर ही बैठ करके मैंने डिस्कशन किया था और मुझे पता लगा था और मैंने पोस्ट भी किया था। उस समय भी मेरा बहुत लोगों ने मजा लगाया, क्या बात कर रहे हो, क्या बात, लेकिन ऐसा था। ये तो है मेरी पहली चीज जो 2034 पे 2034 मिशन है कांग्रेस का। आप बीच के जो चुनाव आएंगे जाएंगे, भाई देखिए एक राज्य हो सकता है और कहीं पे जीत जाए, या जहां पे भी शासन अगले चुनाव में वो हार जाए तो वहां से फंड आएगा, वहां का फंड आना बंद हो जाएगा, वहां से फंड आएगा। ये अचानक से जो है आपके बैंकरप्सी पे क्यों चली जा रही है कांग्रेस शासित प्रदेश? करना क्या सोच सकते थे कि जिस राज्य में बेंगलुरु, जिस अकेले शहर की पीपीपी $450 बिलियन हो, जिस अकेले शहर की मैं बात कर रहा हूं, और जिसका जो जीडीपी लगभग $250 बिलियन हो, जहां पे हाई टेक्नोलॉजी, सिलिकॉन वैली ऑफ सेकंड आफ्टर कैलिफोर्निया, सेकंड सिल्वर सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड है, वो सेकंड वो सिल्वर
सिलिकॉन वैली जो है वो जापान में नहीं है, वो चाइना में नहीं हुई आज तक, वो उसके बाद से सीधा बैंगलोर है। मैसूर जिसमें हो, तुमकुर जहां पे हो, जहां पे इतना बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट एरिया पड़ते हो, जहां पे आपके पास टेक्नोलॉजी का हब हो, वो राज्य बैंकरप्ट चला जाए, पैसे ये जा कहाँ रहे, किधर जा रहा है पैसा बैंकरप्ट वाला निकल करके, वो घूम फिर करके उसी तिजोरी में आ रहा है जिससे 2034 के चुनाव लड़े। जी, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो और तो अगर आप फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली भी चीजों को आप एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि जितना ज्यादा कमजोर कोई राज्य बना रहेगा, दैट सूट्स कांग्रेस, वो सूट जी, करता है। जी, इसीलिए एक तो कमजोर होना उस राज्य का, और उस राज्य में वोट बैंक का बढ़ना, दैट सूट्स जी, कांग्रेस, उसी पे वो वर्कआउट जी, करते हैं, मेरा ये जी। मानना है। तो ये काफी डिटेल्ड आपने एक अलग एंगल दिया, फाइनेंशियल इकोनॉमिकल भी, और 2034 की भी बात की, क्योंकि हम फ्यूचर ऑफ कांग्रेस की बात करें तो ऑफकोर्स 10 साल बाद भी ये फ्यूचर उनकी क्या स्ट्रेटेजी होगी वो भी हम देख रहे हैं। मैं बाबा रामदास जी के पास ही आ रहा था, पर अभी वो शायद किन्हीं कारणों से, बाबा जी आपसे भी मैं पूछ रहा हूँ, और अभी ये हमारा थोड़ा सा ओपन हो गया है कि जो रंजय भाई ने बात की कि वो मुस्लिम वोट बैंक तो कंसोलिडेटेड है और एक हिंदू सेकुलर वोट है, जिसको आपने हरियाणा इलेक्शन में भी कहा कि जाट जो है पूर्ण रूप से नूह मेवात के जो आरोपी थे उसमें मुस्लिमों का स्टैंड ले रहा था जाट वोट बैंक। यहाँ हम यूपी में देखते हैं कि यादव वोट बैंक जो है वो भी मुसलमानों के साथ, क्या नाम है आपका, जयंत चौधरी वाले के साथ भी मुसलमान बहुत कोशिश करता है कि जाट और हम तो एक ही हैं जी पश्चिम में, क्योंकि वहां पे एक वीटो पावर मुसलमान का पश्चिम यूपी में खत्म हो रहा है। और कई पत्रकारों की बात की, और हिंदू भी, जाहिर सी बात है शरद पवार हिंदू ही हैं, मराठा कहलाते हैं, लेकिन हैं पूरी तरह मुस्लिम वोट बैंक वाले। तो ये जो सेकुलर वोट बैंक है, अब मैं इसकी बात करूं, इसका भविष्य क्या है? इसको क्या दो फाड़ होना है? इसको अपनी पाले बदल लेने, या इसने अपना तय कर चुका है कि हमको मुसलमान के साथ ही खड़ा होना है, कम हम खुद कट जाएं, खुद मर जाएं, डजंट मैटर, पर हमको मुसलमान वोट बैंक के साथ ही खड़ा होना है? इस पे मैं सबकी प्रतिक्रिया लेकर, क्योंकि अल्टीमेटली सारा जो समस्या है वो इस टॉपअप वोट वोट बैंक की है। टॉपअप ना मिले तो मुसलमान वोट बैंक फिलहाल उस नंबर्स में नहीं है। अब जम्मू कश्मीर की कहानी अलग है कि जहां पे एकदम पूरी तरीके से छा गए हैं, तो वहां पे किसी को जीतने भी नहीं देते। बाबा जी, आपसे शुरू करेंगे सबसे, इस बारे में, हम हिंदू सेकुलर वोट बैंक का जो भविष्य है, अब इसका भी इलाज होना जरूरी है क्या? आप म्यूट है बाबा जी, म्यूट है आप। देखिए, हरियाणा के जो विधानसभा रिजल्ट्स आए हैं ना, ये भारत के लिए भी एक अलार्म बेल थी, मतलब बीजेपी के लिए भी एक अलार्म बेल थी और कांग्रेस के लिए भी एक अलार्म बेल है। कांग्रेस, जो रंजय भाई ने कहा ना कि वो 2034 की तैयारी कर रही है, और 2034 की तैयारी में इनके 2-3 टारगेट्स हैं। पहला, हिमालयन बेल्ट में पूरी डेमोग्राफी चेंज करके हिमालयन बेल्ट पर पहले तो कब्जा किया जाए। दूसरा, दिल्ली को, दिल्ली तक पहुंचने वाले रूट्स, जो पाकिस्तान के जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां से दिल्ली तक पहुंचने वाले जितने रूट्स हैं उन पे कब्जा किया जाए। और ये जो धीमी गति से चुपचाप जो डेमोग्राफिक चेंज, जिसकी हम पंजाब में बात करते हैं, हरियाणा में बात करते हैं ना, कि चुपचाप आते हैं और अचानक जो है दुकानें ले लेते हैं, कब्जे, मतलब आई मीन बिजनेसेस पे कब्जा किया जा रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। जो वो मोहम्मद साहब के जन्मदिन ईद मिलादुन नबी पे इस बार पंजाब में पहली बार बड़े जुलूस निकले गए। बड़े जुलूस मतलब 10-10 किलोमीटर लंबे जुलूस, भटिंडा जैसे शहरों में, पटियाला जैसे शहरों में, पंजाब के सिटीज में बहुत बड़े बड़े जुलूस, जिनके बारे में हमारे जैसे लोगों को गलतफहमी थी कि यहां तो कुल जमा 500 की पॉपुलेशन होगी, वहां पे 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख के जुलूस निकले हैं पंजाब में। और उसके बाद पंजाब क्रॉस करके दिल्ली आने के लिए जो ये हरियाणा वाला रूट बनता है, इस पे कब्जा करना,
इसके अलावा एक रूट बनेगा राजस्थान से होते हुए दिल्ली आने का। भाई पाकिस्तान बॉर्डर से उधर से घुसे तो जिन जिन रास्तों से दिल्ली को घेरा जा सकता है, कब्जा किया जा सकता है, उन उन रास्तों पर, तो वहां पे जब तक अपने मनमाफिक पॉपुलेशन और अपने मनमाफिक सरकार नहीं रहेगी, तब तक ये टारगेट्स पूरे नहीं होते। ऐसा अक्सर चर्चा चल रही है कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो ड्रबिंग मिली बीजेपी को और जो मनमाफिक रिजल्ट नहीं आए, तो संघ अचानक बहुत सक्रिय हुआ। और आपने हरियाणा के रिजल्ट में एक चीज देखी, जीटी रोड बेल्ट पूरी पे बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। दिल्ली, पंजाब से, अमृतसर से दिल्ली आने वाली पूरा रूट पे, इवन पंजाब में भी सीट बेशक नहीं जीती है, पर जो वोट परसेंटेज और वो सब आप देखेंगे, पूरे राइट फ्रॉम अमृतसर अप टू दिल्ली, पूरे जीटी रोड के दोनों तरफ बीजेपी समर्थित पॉपुलेशन रह रही है। और हरियाणा में तो वो तमाम सीटें जीती हैं, सिर्फ एक सीट हारे हैं, शाहबाद मारकंडा और अंबाला सिटी। तो सर ये रंजय भाई की जो बात है ना, ये लड़ाई 2034 की है, और बीजेपी ने, आरएसएस ने, संगठन ने इसके लिए कमर कस ली है। तैयारियां दोनों तरफ से चल रही हैं। अब देखना यह है कि कांग्रेस अब अगली चाल क्या चलती है, क्योंकि हरियाणा न जीत पाने का एक बहुत जबरदस्त सेटबैक है, और कांग्रेस अपनी प्लानिंग में पूरे 5 साल पीछे हो गई है। जी। तो वो 2034 वाला टारगेट, अभी 5 साल तो ये निकल गया ना, और हरियाणा के बिना सर ये टारगेट पूरा नहीं होगा। ये ध्यान, सही बात है, सही बात है। आप जो कह रहे हैं वो हिस्टोरिकली भी हम लोग अगर ये देखें हाँ, कि भाई आक्रमण होते रहे और आक्रमण होते रहे लगातार, वही रूट से जो आप बता रहे हैं, पंजाब, हाँ, पेशावर सब होते हुए, जी, तो 2/3 तो ले लिया पाकिस्तान वहां पे अपने आप को भर के, मुसलमानों ने भर के, और 2/3 पंजाब ले लिया। पर हरियाणा ने कभी जो है इनको आगे नहीं बढ़ने दिया, और आज भी इस बार हरियाणा ने इनको आगे नहीं बढ़ने दिया। पहुंचना तो सबको दिल्ली ही है, कब्जा तो दिल्ली पे ही चाहिए। तभी जो है लोगों को लगता है कि 47 में भारत मतलब वो सो कॉल्ड आजादी मिल गई और स्वतंत्र हो गया, और उसके बाद अब सब बढ़िया है, बॉर्डर डिफाइन हो गया, बढ़िया डेमोक्रेसी चल रही। एक चीज और, ऐसा कुछ नहीं है। जो एक लाइन, सैकड़ों साल एक से लाइन चल और रहा है वही आज भी हो रहा है। जी बाबा जी, जी और भाई, सब एक लोग को लाइन और, मेंटेन करना। जी। पंजाब बॉर्डर से लगती हुई सभी सीटें बीजेपी हारी है। तो एक जिला भी तो इनके लिए घोषित कर दिया गया था, मलेरकोटला। वो अलग है। इन्हीं। हाँ। हरियाणा में पंजाब से लगते हुए जितने जिले हैं, हम्म। वो सब बीजेपी हारी है, तो मतलब क्योंकि वहां वहां तक ये पे, पहुंच चुके हैं। हाँ, पंजाब का जो खालिस्तानी इन्फ्लुएंस है, वहां पे जो पॉपुलेशन है, हम्म। वो जो है एंटी बीजेपी है। अच्छा, ये सिर्फ इस ये रिजल्ट, इस्लाम के कारण नहीं हो रहा है, ये तो ईसाईकरण के भी कारण हो रहा है। पंजाब में तो जबरदस्त ईसाईकरण चल रहा है। ईसाईकरण, इस्लामीकरण और खालिस्तानीकरण, तीनों, जी, तीनों तो जो भी फैक्टर्स है काम। भारत विरोधी है, सब हो रहा है पंजाब और हरियाणा में। तो और युति सर, जो युति है ना, वो आप देखिए कि ये जो इस्लामिक, खालिस्तानी, ये सब लोग मिलके जाटों को पटाने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 5 साल से, है ना? हम्म। और कुछ पट भी इसको, गए हैं। हाँ हाँ, ये इसको पहचानने की कोशिश करनी है जाटों कि ये के साथ लव कैसे हो। जिहाद हो रहा है। जी जी जी। जी, सही है। ओके रंजय भाई, आप कुछ कह रहे थे? पुष्कर दा, आप और अवनीश सर भी एक एक अपनी बात कहें, फिर हम लोग आज इस चर्चा का, बहुत जरूरी चर्चा हुई है, बहुत जरूरी बातें हुई है। रंजय सर। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप हर तरफ से ध्यान देंगे, तो जैसे बाबा जी ने कहा कि उत्तर से करने के लिए राजस्थान जरूरी है, उसी तरह से दक्षिण से आने के लिए कर्नाटक जरूरी है, और पूर्व से जाएंगे तो असम जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस का जो अभी तक का जो प्लान फेल है, जो कि मुझे 2034 का जो कि इनका जो मैंने ही एक्सप्लेन किया। हालांकि आप प्लान कुछ करते हैं, वो भी प्लान कुछ करते हैं, या कोई भी कुछ प्लान करता है, जरूरी नहीं कि उसका प्लान सही जाकर के फिट बैठेगा। मैं, क्योंकि
सब जगह जाता हूँ, आता हूँ, देखता हूँ, लोगों से बात भी करता हूँ, तो 2034 प्लान जो है वो इनका सेट तो बैठेगा नहीं, क्योंकि दक्षिण के लिए आपको कर्नाटक जरूरी है, और कर्नाटक जो है उसमें एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस कर्नाटक और आंध्रा का आपस में बनता है, और बाय द बैड लक ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड बाय द बैड लक ऑफ दिस सेकुलर लिबरल गिरोह, वहां पे जो सनातन जो मानने वाले हैं वो बहुत तेजी से उभर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो पवन कल्याण और उनकी जो पार्टी है, उसके अलावा आप देखेंगे कि आने वाले समय में कर्नाटक के अंदर से भी एक ऐसा ही आवाज और उठने जा रहा है। आप पूर्वोत्तर की अगर बात करते हैं तो असम जो है, और असम जो बाकी जो राज्य हैं, उनको उनमें असम का बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है, और असम में पिछले 10 साल से जो है अब पूरी की पूरी सोच बदल चुकी है। तो 2000 प्लान 34 जो था वो एक तरह से ऐसा नहीं है कि उनका पूरा एक्टिविटी फिट भी बैठ भी रही है, वो बैकफायर भी कर रहा है, क्योंकि उससे जो है लोगों को भी समझ में आता है ना भाई। देखिए, अगर आप उनसे लड़ रहे हैं, और अगर रंजन त्रिपाठी को उनसे कुछ लोगों से बात करके इंटरनल उनका मालूम है क्या प्लानिंग है, तो क्या ऐसा संघ और भाजपा के लोगों को नहीं होंगे जिनको नहीं पता होगा कि ये क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है? तो उसी से वो भी जी अपनी भी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, और लोग ही बनाते हैं। जी बट इम्पॉर्टेंट चीज है कि जिस तरह हरियाणा के बाद में मेरा मानना था कि कर्नाटक जरूरी था, और कर्नाटक में एक इनको, ऑल्दो कर्नाटक में इनका इनका राज्य है, इनका शासन है, और तरह तरह की आने अभी जो कल जो डीके शिव कुमार ने, इनके जो प्रधानमंत्री ने, उप मुख्यमंत्री जो एक अनाउंस किया है, वो चाहे जो भी बात कर ले, बट साउथ में एक जो सनातन आवाज है वो बड़ी तेजी से उभर रही है, और आने वाले 4 से 5 साल में आप देखेंगे कि वो इन लोगों को ढक देगी। 4 जी, से सही 5 बात साल है। जिसकी कोस्टल वजह से जो कर्नाटक है ना, अब वो प्लान 2034 जो है वो सफल तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, देश में उथल पुथल बहुत मचाएगा। जी, ये और मैं इसी का मतलब ये जाहिर, आपने पवन कल्याण जी की बात की तो जाहिर सी बात है, एकमात्र दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जिसके नाम में सेना है, एक शिवसेना थी बाला साहब ठाकरे की, इनकी वाली जन सेना है। तो सेना होना भी अपने आप में एक फंडा बताता है कि हम क्या हैं, हम क्या करना चाहते हैं। दूसरा, कोस्टल कर्नाटका की जो बेल्ट है, उडुपी और ये सब, मैंगलोर में बहुत तेजी से मुस्लिमीकरण हुआ है, लेकिन उसका बहुत तगड़ा प्रतिकार जो है उडुपी वगैरह से भी आ रहा है। तो सही है, ठीक है, आवश्यक है। पुष्कर दा, मैं आपसे बस ये पूछना चाहूंगा संक्षेप में, और फिर मैं क्लोजिंग कमेंट अवनीश सर से लूंगा। पुष्कर दा, आप सदैव कहते हैं भारत का प्रारब्ध है और यह कटाई होगी, और अब इन लोग की बातों से तो साफ दिख रहा है कि बड़ी जल्द होगी, क्योंकि 10 साल देखिए, बीते या 5 साल बीते बहुत देर नहीं लगेगी। पिछले 10 साल बीत गए, हवा नहीं लगी, अगले 5 साल बीतते भी सामने आके खड़े हो जाएंगे सारे के सारे अचानक से। कोई एक बार जरा सी जीत होगी और सब सामने आके खड़े हो जाएंगे, भले उत्तर प्रदेश में अखिलेश जीत जाए, कोई हो जाए, इनका फिर ये पूरी तरीके से खुलकर सामने आ जाएंगे। इसको आप कितनी जल्दी होते हुए देख रहे हैं पुष्कर दा? और ये देखिए, आपने हमेशा सदैव, आपने ही, मुझे लगता है 2014-15 से आप ये बात लगातार कह रहे हैं कि यह भारत का प्रारब्ध है, यह होना है, और अब हम तो आंखों से सामने देख रहे हैं होते हुए। जी देखिए, जो जो रंजय ने 2034 प्लान 2034 की बात की, यह सिम्मी पीएफआई ने जो है 2047 का प्लान बनाया। ये इस बात पे सब सारे प्लान थे कि जैसे दुनिया आज है, भारत की जनता, भारत का हिंदू जो आज है, भारत में जो लोकतांत्रिक पद्धति है, भारत के जो लोकतंत्र का एक तंत्र है, वो वैसा ही है, रहेगा 2034 में भी, 2047 में। इस गलतफहमी को निकाल दीजिए। पहली बात तो ये दोनों ही नहीं होने वाला है। हम जब बात करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि 2026 में परिसीमन आने वाला है, नंबर 1। तो जो भी प्लान 2019 में जब 34 का हो या किसी का हो, वो नहीं होना। लेकिन मैं उस परिसीमन से भी बियॉन्ड जा रहा हूं। यही अगला 2.5 साल 3 साल ये तय करने वाला है आपका, मुझका, मेरा और मुस्लिम वोट बैंक। क्योंकि मैं नहीं देखता हूं कि 2030 के बाद जिस लोकतांत्रिक पद्धति से आप सरकार चुनते हैं, उस तरह की कोई लोकतांत्रिक परंपरा रहने वाली है। लोकतंत्र की आयु 100 साल से ऊपर हो चुकी है, जिसे हम वेस्टर्न मॉडल कहते हैं, वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहते हैं। हमने तो अंग्रेज का उधार लिया था, लेकिन जितने यूरोप में और राष्ट्र हैं या स्वयं अमेरिका, हर देश ने अपनी काल और परिस्थिति अनुसार लोकतंत्र चुना है।
सब में अलग अलग है। कोई फ्रांस के जो डेमोक्रेसी है वो जर्मनी में नहीं है, जो जर्मनी की है वो बेल्जियम में नहीं है, जो बेल्जियम में है वो डच में नहीं है। हमारा भी जो है हम उसी काल में जा रहे हैं, लेकिन ये काल तब आता है जब आप जो है कन्फ्रंटेशन अश्वत्थामा है, ये होना ही होना है। मैं फिर वही उसी बात पर आऊंगा कि मोहन भागवत की बात को आप गंभीरता से लोग सुने और समझे, और मैं बड़ा प्रसन्न हूं क्योंकि जिस कोलाहल को, जिस अराजकता को मैं बहुत समय से देखता आ रहा हूं, मैं समझता हूं कि हम उस दोहाने पे खड़े हो गए। ये 6 महीने में होगा, साल भर में होगा, मैं नहीं जानता, वो मैं ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन मैं ये गारंटी कर सकता हूं 2025 से बियॉन्ड नहीं जाएगा। आपके पास वो समय है नहीं। हाँ, इसमें नुकसान बहुत होगा भाई, और होना चाहिए, क्योंकि हमने नुकसान झेला ही नहीं। हमारा आखिरी नुकसान था 1857 में था, वो भी एक वर्ग का था, जनता का नहीं था। इस बार जो है कीमत जनता को देनी है, जो हमने, हमारे पुरखों ने पाप किए, जो हमने अपनी स्वतः, जो हमारी प्रतिबद्धता थी प्रतिघात करने की, जो हमारी तत्व था, उसका जो है ह्रास हमने होने दिया, जानबूझ के होने दिया, दार्शनिक बनने के ढोंग में होने दिया, उस सबका पाप को जो है हमको भोगना है। ये और हमारी पीढ़ी जो है ना, यही है, इसको झेलेगी। ये दुर्भाग्य है या सौभाग्य? अगली वाली पीढ़ियों के लिए सौभाग्यशाली है, जो 2030 के बाद 2040 के बाद आएगी। हमारे लिए तो दुर्भाग्य हो सकता है, क्योंकि हमारे घरों से लाशें उठना तय है। ठीक है, निपट लेंगे, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब तक हमारे नहीं कटेंगे, अब सेकुलर नहीं कटेगा हमारा इसी बहाने, तब तक जो है, जो आप जिस इस्लामिक इन्वेशन की बात कर रहे हैं, वो उसको आप नहीं काट पाएंगे जी। ये जो है मैंने होते हुए देख रहा हूं, मुझे कोई इसमें कोई आशंका किसी तरह की नहीं है। 2025 के बाद सारे नियम कानून बदले। जी जी, यही। और बहुत रीसेंट एग्जांपल जो इसका हमने इजराइल में देखा, पिछले साल 7 अक्टूबर को जिन लोग की हत्याएं हमास ने की, वो ज्यादातर लोग जो है सेकुलर मोड के थे, वे बॉर्डर पे पार्टी करते थे, और बॉर्डर पे ही उन्हीं गाजा के लोगों को अपने यहाँ 2-3 साल से अंदर लाके उनसे काम करवाते थे, उनको सैलरी देते थे, उनके लिए सारी सुविधाएं करते थे। तो वह उस मोड के थे, और सबसे पहले उन्हीं की हत्याएं, और वो वहां पे पार्टी जो हो रही थी वो कुछ ऐसी हो रहा था, पीस फॉर गाजा या कुछ ऐसे टैगलाइन के साथ हो रहा था, मुझे ध्यान नहीं, पर कुछ इस प्रकार से था। खैर, अवनीश सर, मैं आपके पास आता हूँ, आपसे क्लोजिंग कमेंट लूंगा। कांग्रेस की बात करते करते हम पूरी तरह मुसलमान और हिंदू और मुस्लिम वोट बैंक के बारे में ही बात करने लगे। कांग्रेस पीछे रह गई और मुसलमान वोट बैंक की बात आगे आ गई, और दोनों में, और ये बड़ा नेचुरली हुआ, बड़ा मतलब हम लोग की कन्वर्सेशन में भी बड़ा नेचुरली हुआ। तो मुझे लग रहा है कि ये तो मतलब कांग्रेस के खुद के कर्म ऐसे हैं कि वो मुस्लिम हो ही जा रही है, और हम भी उसके बारे में बात करते करते मुसलमान पे ही बात करने लगे। तो क्या आप भविष्य कांग्रेस का पूर्ण रूप से मुसलमान देख रहे हैं, या वर्तमान में ही मुसलमान हो चुकी है कांग्रेस? अवनीश सर, म्यूट है आप। आप म्यूट है साहब, आप म्यूट है सर। अवनीश सर, आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं, म्यूट हैं, म्यूट हैं जी। अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या चक्कर है? आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है, अब आ रही है। आ रही है आवाज अब? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, देखिए ऐसा है, आपने कहा कि हम लोग कांग्रेस पर बात कर रहे थे, बात मुसलमानों पर चली गई। फिसल विसल के नहीं गई, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, इसलिए हम लोग बात कांग्रेस पे ही कर रहे थे। कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस। जहां मुसलमान है वहां कांग्रेस है, जहां मुसलमान नहीं है वहां कांग्रेस नहीं है। मैं हमेशा समाधान की बात करता हूं। समस्याओं की पहचान हम लोगों ने कर लिया, हालांकि वक्त नहीं बचा है। छोटा छोटा 2-3 समाधान, और समाधान छोड़ दीजिए साहब, सरकार ने कितना समाधान खोज लिया है। रंजय भाई ने बताया कि साहब पहले समस्या 34 तक उनका प्लान है, उसके बाद उन्होंने समाधान भी बताया कि नहीं साहब ये होने वाला नहीं है। पुष्कर ने कहा बिल्कुल नहीं, सारा कुछ 2-3 साल में बदल जाएगा। अब जरा चेक कर लेते हैं कि जिनको हम लोगों ने 2014 से लगातार इलेक्ट करके भेजा है, वो इस पर इंप्लीमेंटेशन मोड में कितना है। प्रधानमंत्री ने जब समान नागरिक आचार संहिता की बात की, उन्होंने नाम बदल दिया इस बार।
जिन सेकुलरों के कटने, सुधरने, उनको समझ जाने की बात हम लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा सेकुलर कोड, उन्होंने नाम बदल दिया। समान नागरिक आचार संहिता नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि सेकुलर सिटीजन कोड आएगा। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। एक चीज और, दूसरा, बाबा जी ने और सबने बड़ी अच्छी तरह से कहा कि साहब पंजाब की तरफ से वाला रास्ता उनका कब्जा करना है का मोड है, राजस्थान की तरफ से वो चले आएंगे। अब मैं फिर एक चेक करता हूं कि साहब बंगाल की तरफ से जो अगर मान लीजिए निकलना है और वो छोटा सा चिकन नेक है और तमाम चीजें, आप लोगों ने ध्यान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के जो अध्यक्ष हैं सुकांत मजूमदार, और जो कि सेंटर में अब मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने बंगाल विभाजन की बात की है। और 1 साल का समय हो गया, 1 साल पहले ही अनंत महाराज, जो कि पश्चिम बंगाल में बंगाल को 2 भागों में बांट के 2 राज्य बनाने के बेहद मजबूत पैरोकार हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में भेजा है। तो ये कुछ इंप्लीमेंटेशन दिखाई दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या जो हमारी सरकार है या जिनको हम 14 से लगातार चुन के भेज रहे हैं, वो इंप्लीमेंटेशन मोड में कितने हैं। दूसरी चीज, जाति जाति चिल्ला रहे थे राहुल गांधी, और उनके जातिगत कार्ड की नसबंदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे लीड लेके किया है। उन्होंने कहा कि साहब मुसलमानों में भी जातियों की गिनती करा लो। अब मुझे कोई शक नहीं है कि बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार जातीय जनगणना भी कराएगी, क्योंकि जनगणना वैसे भी ड्यू है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो पुष्कर दादा ने कहा कि परसीमन के बाद स्थितियां बदल जानी है और बहुत तेजी से बदल जानी है। और उसी के साथ साथ एक जो सबसे हमारे पास जैसे होता है ना, डूबते को तिनके का सहारा, 2014 से हम तमाम डूबते को तिनके का सहारा कुछ यूं मिला है कि 14 से 19, 19 से 24 और 24 के बाद 29 तक कोई जगह खाली नहीं है। और उसके आगे जो है हमारे पास सीधे सीधे फंडे क्लियर दिखाई देते हैं। तो जितने फंडे हिंदुओं के, सनातनियों के, वोटरों के क्लियर हुए हैं, उतने ही सरकार के भी क्लियर है। और मैं सरकार क्या सोच रही है, सरकार कैसे करेगी, मैं इंप्लीमेंटेशन पार्ट देख रहा हूं। रही बात साउथ की, साउथ में बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे तरह का हवा चल रहा है, वो रंजय भाई ने कहा। तो कुल मिला के एक चीज जानते हैं, मड़ई अकेले नहीं उठती है, सब छाते हैं, सब उठाते हैं, तब उठती है। वोटर अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, भाईजान अपना काम कर रहे हैं, कांग्रेस इस सबके बीच में अपने कपड़े उधार रही है। तो एक चीज जो हम लोग कहते थे ना, जो विपिन रावत साहब कह के चले गए कि 2.5 मोर्चे पर लड़ना है, वो आधे मोर्चे की पहचान बड़ी क्लियर हुई है और बड़े कम समय में हुई है। और जब आपको अपने दुश्मन की पहचान क्लियर रहती है, तब मामला बड़ा आराम से रहता है और चीजें रहती है। तो मुझे लग रहा है कि जितनी समस्याएं हैं उतनी ही तेजी से समाधान, दोनों स्पीड में चल रही हैं, एक साथ चल रही हैं, दोनों का मिलन कहां होगा, इसलिए कैलेंडर कब आएगा, लेकिन कैलेंडर जरूर आएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबका, और बहुत वृहद, बहुत जरूरी बातें की गई। दर्शकों से रिक्वेस्ट कि कृपया यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें। क्यों? क्योंकि आपके माध्यम से यह बातें बहुत दूर तक, बहुत लोगों तक जाना अति आवश्यक है। इसलिए यह रिक्वेस्ट, चैनल हमारा जरूर सब्सक्राइब करें प्रारब्ध। और इसी अगले 10 साल में सामने से तो जो हो रहा है, हमारे योगी जी का मॉडल भी जो है बहुत तेजी से पूरे देश में अपनी राह पकड़ रहा है, तो वो भी देखेंगे हम। थैंक यू सो मच। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद सबको। राम राम। राम राम, राम राम भैया।